नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल के अंतर्गत हम पूर्व वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के भी अंतर्गत किसके बारे में, तो ऋग्वेद काल के बारे में, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में जाना गया है। कौन कौन से? पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद काल का समय, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में, उनके उपनिषद, अण्यक, कल्पसूत्र और उपवेदों के बारे में जाना जाता है। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हम किसके बारे में जानेंगे? लिख देता हूं, तो ऋग्वेद काल के। ठीक है जी। तो किसके बारे में है? तो ऋग्वेद काल। देखो, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो आर्य थे, और आर्यों से ही संबंधित कि आर्यों का संघर्ष किनके साथ हुआ था। ठीक है ना, संघर्ष यानी उनके जो मत थे वो अलग अलग थे। कौन से थे? अलग अलग मत थे। जैसे कि उत्तराधिकारी के मत के लिए सबसे पहले आर्यों का संघर्ष हुआ। ठीक है। दूसरा, विश्व के लिए सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया पानी के लिए, वो आर्यों से संबंधित था। मत के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो दशराज युद्ध हुआ था जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसके कुछ मत हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला मत यह है कि पानी के लिए लड़ा गया विश्व का पहला युद्ध। पहला मत तो ये हो गया। दूसरा मत जो है वो ये है कि भरत और त्रितस, ये दो शासक वर्ग थे आर्यों के। 5 कबीले थे जिनको पंचजन कहा गया। अब भरत वंश के जो राजा थे वो थे सुदास, और सुदास के जो पुरोहित थे, पुरोहित पहले विश्वामित्र थे, लेकिन विश्वामित्र को उनके पद से हटाकर किसको लाया गया? वशिष्ठ जी को। अब जब वशिष्ठ जी को लाया गया तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए विश्वामित्र जी ने 5 जनों को इकट्ठा किया, और उसके बाद 5 अन्य लघु जनजातियों के कबीलों को इकट्ठा किया, और वो हो गए 10, यानी 10 राजाओं का संघ। और 10 राजाओं का संघ होने के बाद फिर वो सुदास के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गए, जिसमें भरत जन के जो राजा सुदास थे वो जीत जाते हैं। तीसरा मत ये है। चौथा मत क्या है? राज्य विस्तार के लिए उत्तराधिकारी का, कि जो आर्य थे अगर भूमि यानी अपना अगर क्षेत्र का विस्तार करें तो क्षेत्र विस्तार के लिए भी इनके युद्ध हुए थे आर्य और अनार्यों के बीच में। ये सारी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा की है। अब जो हम बात करेंगे वो आर्यों के राजनीतिक जीवन से बात करेंगे, यानी उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, आर्य जो थे इनका जो प्रशासनिक तंत्र था, आर्यों का प्रशासनिक तंत्र जो था वो कबीले के प्रधानों के हाथों में था। इसके हाथों में था, तो कबीले के प्रधान के हाथों में। आर्यों का जो परिवार था, ठीक है, आर्य लोग जो थे वो क्या थे? परिवार। ठीक है, परिवार कैसा था आर्यों का? तो वो था पितृसत्ता। ठीक है ना, यानी आर्यों के जो परिवार का जो मुखिया था वो उस समय पिता था, तो इसलिए पिता की जो शासन था परिवार के ऊपर, यानी पिता का ही नियंत्रण था। राजा का पद उस समय अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब राजा अपनी मर्जी से राजा नहीं बन सकता था, उसके लिए कुछ कबीले जो थे, कबीलों में सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है, सभा और समिति जो थी वो निर्णय करती थी कि राजा कौन होगा।
तो राजा का पद कैसा था? अनुवांशिक। वो केवल सरदार था। क्या था? सरदार। लेकिन उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, यानी अगर उस समय का जो सरदार था वो एक तरीके का राजा था, तो राजा का मतलब ये नहीं था कि सारे अधिकार जो थे वो राजा के हाथों में ही थे, नहीं, ठीक है ना। उसके लिए क्या था कि जो समिति है जो राजा का चुनाव करती थी वो ही निर्णय करते थे उस समय कि भाई राजा को नियुक्त करना है या पद से हटाना है। तो ये क्या थी? सभा समितियों की जो पंच यानी कि उस समय के जो मानव थे उसके माध्यम से राजा का चयन किया जाता था। ठीक है, अब होता क्या है ऋग्वेद काल में, अगर इनकी शासन व्यवस्था की बात करें तो भाई वहां पर क्या था? ग्राम थे, विष थे और जन। ये क्या थे? प्रशासन की उच्च इकाई। क्या थे? प्रशासन। प्रशासन की उच्च यानी ऊंची इकाई। ठीक है, क्या थी? प्रशासन की क्या थी? ऊंची इकाई। कौन से थे? तो ग्राम, विष और जन। जन क्या थे? जन थे कबीले। तो आप लिख लेना, ये थे प्रशासन की सबसे ऊंची इकाई। अब कई परिवारों के समूह को मिलाकर, कई परिवारों को समूह को मिलाकर क्या बनता है? तो जब बहुत सारे परिवार एक साथ, यानी बहुत सारे परिवार जब एक साथ मिलते हैं तो वो कहलाता है गांव। अब गांव कहलाता है तो इसका जो अधिकारी होता कौन था? ग्रामीण। ठीक है, इसका अधिकारी कौन हो गया? ग्रामीण। और अब इसके बाद देखो प्रशासन से संबंधित जानकारी, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो आर्य थे वो अपनी शासन व्यवस्था किस प्रकार से वो चलाते थे। ठीक है ना, इसका तो हो गया गांव का। अब इसके बाद में गांव के समूह। अब देखो पहले परिवार, इसमें क्या था कि परिवारों को इकट्ठा करके, देखो इसमें थे परिवार, इसमें परिवारों के समूह को इकट्ठा करते थे। बहुत सारे जब परिवार होते थे तो वो बनते थे गांव, और गांव का जो अधिकारी होता था वो होता था ग्रामीण। इसी प्रकार बहुत सारे गांव, अब गांव को इकट्ठा करके यानी गांव के समूह को मिलाकर क्या बनता था उस समय? तो गांव के समूह को मिलाकर, अब ये क्या है? देखो गांव का समूह, ठीक है। अब गांव का बहुत सारे गांवों का समूह मिलकर क्या बना? विश्व बनता है। गांव के बहुत सारे समूहों को मिलाकर विश्व बनता है, और विश्व का जो प्रधान होता है वो उस समय कौन सा था? तो विश्वपति। कौन सा था? तो विश्वपति जो था वो गांव का उस समय प्रधान होता था। बात आती है इसके बाद जन की। तो कई विषयों को जोड़कर, देखो कई यानी कई विषयों को, अब इनको जोड़कर, कई विषयों को जोड़कर क्या बनता था? तो जन बनता था। क्या बनता था? कई विषयों को जोड़कर क्या बनता था? जन बनता था। और जो जन का अधिकारी होता था वो क्या था? जनपति या राजा। ठीक है, क्या होता था? जनपति या राजा। जनपति या उसे क्या बोलते थे? राजा। अब देखो सोचने वाली बात यह है, यहां पर जन जो थे यानी परिवारों के समूह को जोड़कर गांव बना, और गांव का अधिकारी होता था ग्रामीण, यानी ग्राम के अधिकारी, ग्राम की शासन व्यवस्था, ग्राम के प्रशासन की देखरेख जो होती थी वो ग्रामीण के अधिकार में होती थी। और बहुत सारे गांव के समूहों को मिलाकर बनता था विश्व, और विश्व का जो अधिकारी होता था वो होता था विश्वपति। विश्वपति के क्या अधिकार थे? वो ही जिस प्रकार ग्रामीण गांव की हर चीज देखता था, उसी प्रकार विश्वपति विश्व की सारी चीजें देखता था। और विषयों के समूह को मिलाकर जन बने। जन मतलब एक तरीके के जन जो थे वो कबीले को बोलते थे। ठीक है ना, एक तरीके से कबीले को भी जन बोला जाता है। कबीले जो थे उस समय वो थे। अब इनका जो अधिकारी होता जाता जनपति, या उसे राजा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में राष्ट्र यानी राज्य हो या देश, देश और राज्य के लिए क्या है? राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता। अब बात करें इसके बाद जो आर्य लोग थे उन्होंने ये जो जन शब्द है यानी कबीले का जो नाम है, जन जो थे उस समय कबीले थे,
और कबीले का जो नाम है वो लगभग कितनी बार आया? ऋग्वेद में जन का जो नाम है यानी उल्लेख है वो 275 बार आया है। कितनी बार? 275 बार। ठीक है, ये आप जान गए हो गई, ये ऋग्वेद में जन से संबंधित। लेकिन ऋग्वेद में जन का नाम तो आया और जन थे कबीले, लेकिन जनपद का नाम नहीं आया। तो किसका नाम नहीं आया? जनपद का नाम। ये भी लिख लेना, देखो यहां पर लिख देता हूं, जनपद का नाम नहीं है। क्या नहीं है? जनपद का नाम ऋग्वेद में नहीं देखने को मिला, यानी जनपद का कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता, एक बार भी नहीं आया। हम कहने लगे भाई जनपद का नाम नहीं आया। अब बात करें आर्यों की कि भाई और किस प्रकार से शासन व्यवस्था देखते थे, तो देखो कबीलों की होती थी आम सभा, मैंने आपको बताई। तो कबीलों की क्या होती थी? कबीले, ठीक है ना। कबीलों की क्या होती थी? आम सभा, ठीक है। कबीलों की क्या होती थी? आम सभा। और आम सभा, एक तो शासन व्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरी था कबीलों को? सभा, समिति, विदत और गण। ये चार ऐसे तथ्य थे जो इनकी शासन व्यवस्था को चलाते थे। क्या थे? शासन व्यवस्था को। ये एक केंद्रीय, आप इन्हें केंद्रीय कह सकते हैं या कबीलाई परिषद कह सकते हैं, क्योंकि ये कबीलों की परिषद थी तो इसलिए इन्हें कबीलाई परिषद कह सकते हैं। इनका कार्य क्या था? इन परिषदों का जो कार्य था वो था सैनिक और धार्मिक कार्यों को देखना। क्या था इनका कार्य? अगर इनके कार्य की बात आए तो इनका कार्य था, देखो इनका कार्य जो था इनका सैनिक और धार्मिक, ठीक है। सैनिक कार्य देखना और धार्मिक कार्य देखना जो था इनका वो काम था। अब इसके बाद में क्या होता है? सेना की अगर हम बात करें, भाई देखो सभा के बारे में भी जानेंगे, समिति के बारे में जानेंगे और विदत के बारे में, ठीक है। बात करते हैं गण। गण को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? तो जो ये गण था ना, सेना की इकाई भी बोला जाता, गण को सेना की इकाई भी बोला जाता था। अब सेना की इकाई को और भी नाम थे। कौन कौन से थे? तो सेना के और भी नाम थे, ठीक है ना। संदर्भ, ठीक है, सर्द और क्या था? व्रात, ठीक है। संदर्भ और व्रात, गण, संदर्भ, सर्द, गण, सर्द और व्रात, ये क्या थे? ये सभी सेना की इकाइयां थी उस समय। क्या थी? सेना की इकाई, ठीक है ना। सेना की इकाई लिख लेना, क्या थी? सेना की इकाइयां थी। अब होता क्या है इसके बाद में? बात करें, देखो सेना की इकाई मिल गई क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की बात चल रही है। अब इसके बाद में अगर बात करें स्त्रियां की, भाई उस समय ऋग्वेद के समय में आर्यों की जो सभा और विदर्भ थी, क्या? सभा और विदर्भ, यानी कि देखो एक तो ये सभा और एक ये विदर्भ, इन दोनों में क्या स्त्रियां भाग लेती थी? इसमें क्या थे? स्त्रियां भाग लेती थी, पुरुषों के बराबर थी, कोई छोटा बड़ा नहीं था, स्त्रियों को भी पूरी आजादी थी, ठीक है। और वो आदमी की ही तरह इन सभा में समिति तो जो थी वो वृद्ध और विद्वानों की थी, लेकिन सभा आम लोगों की थी, आम जनता की थी, तो सभी उस समय बराबर थे तो इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। अब जब स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी तो सभा का जो नाम है ऋग्वेद में, इसका सभा का नाम ऋग्वेद में कितनी बार आया? 8 बार, ठीक है। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी और पुरुष भी इसमें भाग लेते थे। जो पुरुष इसमें भाग लेते थे उन पुरुषों को क्या कहा जाता था? उन पुरुषों को जो कहा जाता था, समझे? सभेदय। क्या कहा जाता था? सॉरी, सभेदय, सभ्य, सभ्य नाम से पुरुषों को पुकारा जाता था। किसमें? सभा में।
सभा में पुकारा जाता था पुरुषों को सभ्य, ठीक है ना, और स्त्रियों को, बात स्त्रियों की भी है, ठीक है ना, तो स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी, उनको कहा जाता था सभापति। क्या कहा जाता था? सभापति। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना। किसमें? स्त्री और पुरुष दोनों ही सभा में भाग लेते थे। विदर्भ में भी भाग लेते थे और ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख हुआ है वो 8 बार हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं सभापति होने के बाद। अब ये जो थे ये सभी वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। क्या थी? सभा। सभा में कौन कौन भाग लेते थे? स्त्री भी लेती थी, पुरुष भी लेते थे, और क्या थे? अभिजात लोग। अभिजात लोग और वृद्ध आदमी भी इस सभा में शामिल हो सकते थे या फिर होते थे। ठीक है, इनकी अब ये बात और है जो सोचने वाली है, इस सभा की उत्पत्ति कैसे हुई है? सभा की उत्पत्ति कैसे हुई? बात है इसकी उत्पत्ति की। अगर हम बात करें, ये सभा आई किस प्रकार? इसी प्रकार देखो भाई, सभा और विदर्भ दोनों को मैं बोल देता हूं। विदत सबसे ज्यादा जो आया ना, 122 बार नाम विदत का आया है। और विदत में देखो, सभा आम लोगों की संस्था थी और विदत भी आम लोगों के साथ साथ इसमें वृद्ध आदमी और विद्वान लोग इसमें भाग लेते थे। जो इसमें भाग लेते थे उनके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाग लेने वालों को सभ्य और सभापति स्त्रियों को कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है? तो उत्तर काल में, ऋग्वेद के उत्तर काल में, यानी ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और ईसा पूर्व है तो ऋग्वेद लगभग 500 साल तक चला ऋग्वेद का काल। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऋग्वेद इस तरीके से अगर एक आप माने तो पूर्व, मध्य और उत्तर, यानी ये जो सभा की उत्पत्ति हुई थी तो ये उत्तर काल में हुई थी। किसमें हुई थी? उत्तर काल में। यानी पूर्व का काल समय खत्म हुआ, ये 1500 से क्या थी? 1000 थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग अगर इनके 3 हिस्से करें, 500 जो 500 वर्षों के अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं तो लगभग 17 थी 51। अगर ये पूर्व काल 170 हुआ, दूसरा भी 170 हुआ, तो तीसरा काल जो 170वां चला, तो लगभग उस समय ये इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी उत्तर काल में सभा की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं समिति की। सभा के बाद में क्या था? समिति की अगर हम बात करें, समिति का उल्लेख कितनी बार है? 9 बार। ऋग्वेद में समिति का जो उल्लेख है वो कितनी बार है? तो 9 बार है। ये जो थी केंद्रीय संस्था थी, आर्यों की ये केंद्रीय संस्था थी, और इसी के हाथ में सबसे ज्यादा आप पावर मान सकते हैं। उस समय सबसे ज्यादा जो पावर थी वो इसी संस्था के हाथों में थी, जिसका नाम था समिति। समिति का केवल 9 बार नाम आया है। यही वो समिति है जो राजा को नियुक्त करना है या उसे पद से हटाना है या उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखी जा सकती है, वो जो सारे कार्य करती थी वो समिति करती थी। और समिति का जो सभापति होता था, ठीक है, समिति का क्या होता था? सभापति। और सभापति को क्या कहते थे? सभापति को कहते थे ईशान। ठीक है, समिति का जो सभापति था उसको आर्यों के समय में, या फिर आप कह सकते हैं ऋग्वेद काल के समय में, ईशान कहा जाता था।